बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टर्की ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो परचेज कर रखा है। तकरीबन 1.5 साल हो गए, 18 महीने हो गए इस डील को। लेकिन अब जाके तो अमेरिका ने टर्की के ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। ये पाबंदियां टर्की को कैसे इफेक्ट कर सकती हैं, आज हम इन पे भी बात करेंगे और कुछ अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स पे भी बात करेंगे। अमेरिका का एक कानून है, मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोज में ये बता चुका हूँ। उसका नाम है काटसा, CAATSA, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसके मुताबिक अगर कोई भी मुल्क ईरान, रशिया या नॉर्थ कोरिया के साथ कोई डील वगैरह करता है तो अमेरिका के पास एक ऑप्शन है कि अमेरिका उस मुल्क के खिलाफ ये काटसा लगा देगा और उस मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगा सकता है। ये उन्होंने अपने लॉ में पास कर रखा है और उनके पास एक लॉ बन गया हुआ है, वो उस मुल्क के ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी लगा सकते हैं। यही पाबंदियां अब अमेरिका ने तुर्की के ऊपर भी लगा दी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने S-400 मिसाइल खरीदा रशिया से, लेकिन S-400 तो चाइना और इंडिया ने भी खरीदा हुआ है। इंडिया के ऊपर क्यों नहीं ये पाबंदियां लगती? मैंने आपको जैसे कि 3 मुल्कों का बताया कि अगर आप रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया से कोई चीज परचेज करते हैं तो अमेरिका आपके ऊपर काटसा लगा सकता है। इंडिया तो ईरान से भी पेट्रोल खरीदता रहा है, लेकिन इंडिया के ऊपर उन्होंने इससे पहले कभी ये काटसा नहीं लगाया, आज तक नहीं लगा। इंडिया और रशिया की S-400 की डील हो चुकी हुई है, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन डील हो चुकी हुई है। उसको अमेरिका ने कोई ऐसी थ्रेट नहीं दी, लेकिन टर्की के ऊपर क्यों उन्होंने ये पाबंदियां लगा दी हैं? मेरा ख्याल है आपको ये समझाना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इंडिया जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी जो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और टर्की जो है वो छोटा सा मुल्क है। मैं आपको थोड़ा सा टर्की के बारे में बता दूं, कभी फिर आपको इस बारे में डिटेल से बताऊंगा कि दुनिया में कुछ चोक पॉइंट्स हैं। दुनिया में सिर्फ 6 या 7 इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स हैं और उनमें से एक चोक पॉइंट जो है वो टर्की के पास है। टर्की उसको कंट्रोल करता है और अगर उस चोक पॉइंट को टर्की चोक कर दे तो दुनिया की बहुत ज्यादा जो ट्रेड है वो रुक सकती है। आपको अभी टर्की की इंपॉर्टेंस का पता नहीं है। जो इस जियोपॉलिटिक्स को जानते हैं उनको पता है कि टर्की कितना इंपॉर्टेंट कंट्री है। एनीवे, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। इस S-400 की परचेज से टर्की को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये था कि वो F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम से निकल गया। उसके जो पायलट वहां पे अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहे थे उनको ट्रेनिंग से हटा दिया गया। लेकिन शायद आपको याद हो, मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि टर्की आज भी F-35 के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि बना रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका वो टर्की से पार्ट्स नहीं परचेज करता तो F-35 प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी डिले हो चुका है वो मजीद डिले हो जाएगा। यानी कि जहां पे अमेरिका का अपना कोई इंटरेस्ट आ जाता है तो वो तुर्की से ये जहाज बनाने के लिए पार्ट्स जो है वो परचेज कर लेगा, लेकिन तुर्की को ये जहाज नहीं देगा। अगेन डबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तुर्की का भी इसमें फायदा है, लेकिन वही बात कि वो F-35 तुर्की को नहीं देगा। सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो अमेरिका कहता है कि हम तुर्की को क्यों F-35 नहीं देंगे, उसकी रीजन वो ये कहते हैं कि S-400 होने की वजह से रशिया के पास कुछ ऐसे हमारे राज चले जाएंगे जैसा कि RCS ऑफ F-35 यानी कि रेडार क्रॉस सेक्शन ऑफ F-35 और बहुत सी इंफॉर्मेशन जो F-35 प्रोग्राम की है, F-35 जहाज की है, वो रशिया के पास चली जाएगी। इस वजह से हम जो है वो तुर्की को ये F-35 नहीं दे सकते, यानी कि जिस मुल्क के पास S-400 होंगे उसको हम F-35 नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई और मुल्क S-400 लेता है तो अमेरिका उसको भी F-35 नहीं बेचेगा। तो इसका मतलब है कि इंडिया तो F-35 की रेस से आउट हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका जो है वो F-18 भी इंडिया को पिच कर रहा है, F-15 भी इंडिया को ऑफर कर रहा है और F-16 भी इंडिया को ऑफर कर रहा है। ये बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुर्की को वो इस वजह से F-35 नहीं दे रहा या उसके ऊपर उसने सैंक्शन लगा दिया क्योंकि तुर्की जो है वो एक नेटो कंट्री है और इंडिया एक नेटो कंट्री नहीं है। कि तुर्की की इंपॉर्टेंस कितनी है? क्या तुर्की की इंपॉर्टेंस कम है? तुर्की के अंदर अमेरिका ने अपने एटम बॉम्ब्स तक रखे हुए हैं। अपने एटम बॉम्ब भी आप तुर्की में रख लें, F-35 के पार्ट्स भी आप तुर्की से परचेज कर लें, लेकिन आपने तुर्की को F-35 नहीं देना क्योंकि वो S-400 यूज करते हैं। अब ये जो तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगी हैं, इनमें कुछ ऐसा समझा जा रहा है कि इन पाबंदियों की वजह से तुर्की की जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी इफेक्ट होगी, यानी कि तुर्की अमेरिका से कोई डिफेंस इक्विपमेंट भी नहीं खरीद सकेगा। अब यहाँ पे एक कंसर्न है तुर्की के लिए, और वो क्या है कि टर्किश एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसके F-16 है। दुनिया में सबसे ज्यादा F-16 अगर अमेरिका यूज कर रहा है तो दुनिया में सेकंड नंबर पे जो F-16 है वो तुर्की यूज कर रहा है। तुर्की के पास इस वक्त 2 तरह के जहाज हैं, एक F-16 और एक F-4 फैंटम्स। अब F-4 फैंटम्स जो है वो तो वैसे ही पुराने हो चुके हैं और तुर्की उनको डेफिनेटली रिप्लेस कर देगा। शायद वो F-35 भी इसीलिए ले रहा था, लेकिन F-16 की जो उसके पास तादाद है वो तकरीबन 250 जहाजों की है। अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तुर्की दुनिया में दूसरे नंबर पे F-16 का बड़ा ऑपरेटर है। तुर्की से ज्यादा सिर्फ अमेरिकन जो है वो F-16 ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे तुर्की जो है वो इफेक्ट हो सकता है कि उसके पास सबसे ज्यादा नंबर्स में F-16 हैं और तुर्की जो है वो F-16 के स्पेयर पार्ट्स के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे हो सकता है कि अमेरिका F-16 के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई जो है वो तुर्की को खत्म कर दे या रोक दे, जो कि टर्किश एयरफोर्स को बहुत ज्यादा बुरी तरह से इफेक्ट कर सकती है। लेकिन तुर्की को पता था इस चीजों का कि चीजें कहाँ पे जा रही हैं, और लास्ट ईयर बल्कि कुछ सालों से तुर्की ने बहुत ज्यादा पार्ट्स जो है वो अमेरिका से परचेज करने शुरू कर दिए थे और उनका एक उसने
स्टॉक पाइल अपने मुल्क के अंदर इकट्ठा कर लिया हुआ है। और पॉसिबिलिटी ये है कि ये उसने इतना ज़्यादा स्टॉक पाइल इकट्ठा कर लिया हुआ है कि उसके F-16 जो है वो अच्छे तरीके से उड़ भी सकते हैं और ऑपरेशनल हालत में भी रह सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली तुर्की के लिए अब सोचने का टाइम आ गया हुआ है, क्योंकि उसके पास 250 के करीब F-16 हैं। ये रिपोर्ट्स तो हैं कि तुर्की ने पिछले सालों के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स जो थे वो अमेरिका से परचेज कर लिए थे। वो ये देख रहा था, 4C कर रहा था कि उसको हो सकता है अमेरिका F-16 के ऊपर तंग करे। अब देखें कि ये स्पेयर पार्ट्स कितनी देर चलते हैं, या तो स्पेयर पार्ट्स चलते हैं या फिर हो सकता है कि अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो ठीक हो जाएं और दोबारा जो है वो इन स्पेयर पार्ट्स की जो सप्लाई है वो तुर्की को स्टार्ट हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है वो इतना बेवकूफ़ाना कदम उठाएगा, क्योंकि अगर वो ये कदम उठाता है तो तुर्की उनको ये भी कह सकता है कि आपके जो एटम बॉम्ब्स या न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे मुल्क के अंदर बड़े हुए, आप उनको वो उठा लें। कुछ बारगेनिंग चिप्स तुर्की के पास हैं, कुछ बारगेनिंग चिप्स अमेरिका के पास हैं। डेफिनेटली अमेरिका के पास अपर हैंड था, उसने अपनी बारगेनिंग चिप जो थी उसको यूज़ कर लिया है। अब देखें तुर्की इसका क्या जवाब देता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या समझते हैं? आज के लिए मेरे से इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।